आज हम लोग चर्चा करेंगे मॉक टेस्ट 4 के ऊपर और देखेंगे कि क्या सही आंसर थे। रिजल्ट मैंने आउट कर दिया है, मतलब काफ़ी हद तक लोगों को पता चल गया होगा कि उनके मार्क्स कितने आए, जो टॉपर की लिस्ट है। और जिन लोगों के मार्क्स रह गए हैं उसको मैं कल अपलोड करूंगा, ठीक है। मतलब अपलोड क्या कह सकते हो, मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। तो आपके मार्क्स जो हैं वो कल आपके मेल पे मिल जाएंगे, साथ ही साथ रिस्पॉन्स शीट भी मिल जाएगी जिन लोगों ने टेस्ट दिया होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजनेस -4, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन था और काफ़ी बार आया हुआ है। टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली ये क्या होता है, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डाउन होगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर के अंदर क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि ऑलरेडी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ने से क्या होगा, कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन कोलिजन बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस राइज अप कर जाएगा। तो इसीलिए अगर कंडक्टर पूछा जाता है तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव अल्फा होता है, ठीक है। आपको याद होगा आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, सही है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंसुलेटर की, ठीक है, या सेमी कंडक्टर की, तो दोनों के अंदर क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में सर्टेन एनर्जी बैंड गैप होता है। अब ये जो बैंड गैप होता है इसको पार करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, समझ में आ रही बात ये। तो जनरली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार इसको नहीं कर पाते, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन ही बहुत कम है। इंसुलेटर में तो एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल मेगा ओम्स में रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने लगते हैं। और क्योंकि अब अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए सेमी कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, दोनों ही केसेस के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। समझ में आ रही बात ये। तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टेंस कम हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो पूछा गया है रेजिस्टेंस इज निगेटिव, तो निगेटिव किसके लिए होगा, या तो होगा सेमी कंडक्टर के लिए या फिर होगा इंसुलेटर के लिए। समझ में आ रही बात ये। तो टंगस्टन, स्टील, टिन, ये सब के सब कंडक्टर में आ जाते हैं। तो कार्बन जो है ये बेसिकली आपकी इस कैटेगरी में आता है। तो कार्बन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। काफ़ी हद तक लोगों ने सही करा था। रीज़न मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके पीछे का बैकग्राउंड की सोच क्या होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि जो नीचे ग्राफ दे रखा है BH कर्व का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर करेक्ट लगाया है, बहुत ही बढ़िया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है BH कर्व को। मैंने बताया BH कर्व अगर हम लोग जनरली फेरोमैग्नेटिक का बनाते हैं तो बिकॉज ऑफ द रिटेंटिविटी कर्व कुछ इस तरीके का आता है, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर पिक्चर के अंदर हिस्टेरेसिस आ जाता है, हिस्टेरेसिस या कह सकते हो लैग आ जाता है बिटवीन B एंड H, है ना। इसको हमने मैग्नेटिक सर्किट में भी देखा था। लेकिन एयर के अंदर क्या होता है, हिस्टेरेसिस बिल्कुल नहीं होता है, और ना ही एयर के अंदर सेचुरेशन होता है। तो ना तो ये कर्व ऐसे होगा, सेचुरेट होगा, और ना ही लैगिंग इफेक्ट आएगा। तो दोनों इफेक्ट नहीं होते, तो एयर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होता है, बिल्कुल लीनियर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रिक्वेंसी F1 और F2 अगर हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट पे अप्लाई करी तो सर्किल बन रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि F1 और F2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं F हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाई F वर्टिकल, ठीक है, इज इक्वल टू वर्टिकल टेंजेंसीज डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज। अगर ये 1:1 आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पे 1:1 आ जाए, या कह सकते हो ये जब भी आएगा तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड सर्किल, वहां पर हमारा फॉर्म होता है सर्किल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सर्किल कब बनेगा, उल्टा पूछ लिया गया, तो जब 1:1 आ रहा होगा। समझ में आ रही, जैसे सर्किल बना तो ये हो गई तुम्हारी हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी, ये हो गई वर्टिकल टेंजेंसी, तो एक कट यहाँ पर, एक कट यहाँ पर, तो 1:1 आ गया, तो ये 1:1, C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात ये। तो काफी हद तक लोगों ने इसका भी सही आंसर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत लोगों ने गलत कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लिसेजियस पैटर्न तुम्हें दिखाया गया है और आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम बात करते हैं F वर्टिकल डिवाइड बाई F हॉरिजॉन्टल की, तो जब F वर्टिकल अपॉन में F हॉरिजॉन्टल, तो मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज डिवाइड बाई वर्टिकल टेंजेंसीज, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक कट, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। वर्टिकल अगर टेंजेंसीज निकालेंगे तो 1 2 3 कट, तो 1/3।
ठीक है, क्लियर होगा यहाँ पर। तो 1:3 यानी कि D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। काफी हद तक लोगों ने 50% लोग इसे सही कर पाए और बाकी लोगों ने इधर उधर गलत कर दिया है। ठीक है, तो कई लोगों ने ये वाला ऑप्शन लगाया हुआ था। तो आपको याद रखना है एफ वर्टिकल डिवाइड बाई एफ हॉरिजॉन्टल जो होता है तो इन्वर्सली होता है। तो वर्टिकल ऊपर अगर है तो यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंसी नीचे आएगा और हॉरिजॉन्टल यहाँ पर है तो यहाँ आएगा हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी। समझ में आ रही बात है? आई होप क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन यार, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने यूथ पब्लिकेशन की जो सीरीज है यूथ पब्लिकेशन की, वहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आई होप आप विजिट कर रहे होंगे, प्राइम वीडियो में ये चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस कैन बी यूज्ड फॉर द इंडक्टेंस मेजरमेंट। नाउ अगेन ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है और मेजरमेंट के लगभग 17 लेक्चर्स मैंने अपने प्राइम वीडियो में लिए हुए हैं जहां पर हमने यूथ पब्लिकेशन सीरीज को डिस्कस करा था बहुत डिटेल में। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? एक बात आपको याद रखनी है, एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, आने वाले कुछ समय में, मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले टाइम में जो यूथ पब्लिकेशन की सीरीज जो आपको अभी प्राइम में मिल रही है वो शिफ्ट हो जाएगी सुपर प्राइम में। ठीक है, तो इसीलिए जो लोग देख रहे हैं वो देख लें, इसको कंप्लीट कर लें। थोड़े आने वाले समय में ये हम लोग सुपर प्राइम में इसको शिफ्ट करेंगे और हम लोग जो प्राइम वीडियो वाला ग्रुप है इसको पूरा कर देंगे केवल और केवल वीडियो लेक्चर्स के लिए। एंड जो सुपर प्राइम ग्रुप है इसको पूरा का पूरा तैयार कर देंगे प्रिपरेशन के लिए। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम की, वो लोग इस सुपर प्राइम वाले ग्रुप को में रहेंगे। मतलब इसके लिए वो इनके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि एमसीक्यू टेस्ट भी हम लोग इसी में ले रहे हैं। और जो लोग केवल लेक्चर्स के वीडियो देख रहे हैं अर्ली एक्सेस वाले, वो चीज़ आपको प्राइम में अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो ये हम लोग आने वाले समय का प्लान है, अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा, तो आप लोग माइंड प्रिपेयर करके रखें। खैर, तो वापस आते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये कई बार मैंने यूथ पब्लिकेशन की सीरीज में ऑलरेडी कराया हुआ है कि भाई कौन सा ब्रिज जो है यहाँ पर इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी यहाँ पर, महावस। ठीक है, जहां पर एम क्या था, मैक्सवेल, याद आ रहा है, एच था हेज, ठीक है, ए फॉर एंडरसन, वी फॉर वेन एंड एस फॉर शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, जिसमें मैक्सवेल जो था वो इंडक्टेंस के लिए, ठीक है, मीडियम क्वालिटी, हेज जो है वो हाई क्वालिटी के इंडक्टेंस के लिए, हाई क्वालिटी का इंडक्टेंस, एंडरसन ब्रिज एल इन टर्म्स ऑफ सी, मतलब सी के टर्म्स में एल हम निकालेंगे, ये क्या होगा, लो क्वालिटी के लिए। ठीक है, देन वेन में हम लोग फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे, देन शेयरिंग होगा जिसमें हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे, एंड पावर फैक्टर, डाइलेक्ट्रिक लॉस या कह सकते हो लॉसी कैपेसिटर का जब भी हम लोग बात करेंगे, लॉसी डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो शेयरिंग ब्रिज से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वो होता है ना कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब चीज़ें हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ऊपर के जो 3 है ये हम लोग यूज़ करते हैं इंडक्टेंस के लिए, मीडियम, हाई, लो क्वालिटी, एंड नीचे के जो 2 हैं वो कैपेसिटेंस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा पूछा गया, तो एक तो ये हम यूज़ कर लेंगे, हेज वाला ये यूज़ कर लेंगे। तो 1 और 4, तो 1 और 4 किस में है, तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको याद हो गया होगा, ये समझ में आएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इंडक्टेंस के लिए बेसिकली ये 3 ब्रिज यूज़ होते हैं, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, समझ में आ रही बात ये। हालांकि एक ब्रिज और है, ओवेंस ब्रिज का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओवेंस ब्रिज, इसके अंदर भी एल इन टर्म्स ऑफ सी निकालते हैं, ये भी लो क्वालिटी के लिए। जब भी इंडक्टेंस निकालोगे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस तो हमेशा लो क्वालिटी के इंडक्टेंस की ही हम लोग बात करेंगे। समझ में आ रही बात है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया विच इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जब हम बात करते हैं कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में सबसे ज्यादा सीरियस समस्या भैया क्या आ सकती है, तो ये मैंने अभी जो हम लोग यूथ पब्लिकेशन की सीरीज करा रहे हैं वहां पे बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉब्लम होती है करंट चॉपिंग, समझ में आ रही है। तो करंट चॉपिंग में क्या होता है कि जनरली जब आर्किंग होती है तो आर्किंग क्या होता है कि करंट ऑटोमेटिकली 0 पॉइंट की तरफ पहुंच रही होती है। तो मान के चलना इस समय आर्किंग हो रही है तो क्या होगा, करंट अपने आप 0 पॉइंट की तरफ जाएगी तो आर्किंग बंद हो जाएगी। लेकिन क्या होता है इस दौरान बिकॉज ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाइलेक्ट्रिक प्रेशर, क्या होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि जो करंट है उसे फोर्सफुली जीरो करा जाता है। तो जैसे ही हम फोर्सफुली जीरो करते हैं एक हाई स्ट्राइकिंग वोल्टेज आ जाता है, दोबारा आर्किंग होती है, फिर उसे जीरो करते हैं, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। तो दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज करंट चॉपिंग। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन सीरीज में कवर करेंगे, या फिर यूथ पब्लिकेशन सीरीज आप देख लो मेरी जाके, SGP लगभग 16 लेक्चर उसमें अपलोड हो चुके हैं, जाके चेक कर लेना, वहां पे ये चीज मैंने कराई हुई है। तो करंट चॉपिंग सही है, तो करंट चॉपिंग इज द मेन कल्प्रिट जो कि आपको सीरियस प्रॉब्लम है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर। समझ में आ रही बात ये।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत करा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑल ऑफ द अबव लगा दिया। आप एक बात ध्यान रखो, जब भी ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो सही होगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है, पहले आपको सारे ऑप्शन देख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कई बार आया हुआ है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ही ये दो ब्रेकर्स में ही करंट चॉपिंग की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड होती है। SF6 में भी होती है, बट उसको हम लोग ओवरकम कर देते हैं प्रेशर वेशर को चेंज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि 220 वोल्ट की डीसी मशीन जो है इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है। अब देखो यहाँ पर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे डीसी मशीन बस बता रखा है, ये नहीं बताया है कि कौन सी डीसी मशीन है। तो जनरली जब भी आपको डीसी मशीन केवल लिखा हुआ हो, कि ये नहीं पता है कि ना शंट पता है, ना सीरीज पता है, ना कंपाउंड पता है, तो सिंपली आपको बेसिक डायग्राम यूज करना है मशीन का। तो मशीन के अगर बेसिक डायग्राम की बात करें तो अगर जनरेटर होता है तो ईजी जनरेट होता है और हमें आउटपुट में मिलता है यहाँ पे VT, और रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर हमारा मोटर होता है तो मोटर के केस में हमें मिलता है बैक ईएमएफ बनता है, और हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस होता है RA, और यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं V सप्लाई, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन होती है IA की इधर की तरफ, इसमें होती है IA की डायरेक्शन बाहर की तरफ। सिंपल सर्किट यूज करना है, ठीक है, ब्लॉक बिल्कुल सिंपल ब्लॉक डायग्राम। तो अब ये क्या रखा, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो जनरेटर केस में EG इक्वल टू VT प्लस IARA, और अगर हम VT की टर्म में बात करें तो VT इक्वल टू EG माइनस IARA, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ से निकल के आती है। यहाँ पे देख लो तो यहाँ पर V सप्लाई इक्वल टू कितना होता है, V सप्लाई इक्वल टू कितना होगा, EB बैक ईएमएफ प्लस IARA, और बैक ईएमएफ अगर निकालोगे तो वो हो जाएगा V सप्लाई माइनस का IARA। समझ में आ रही बात ये। तो इस तरीके से हम लोग ये सिंपल KVL लगा के हम लोग इस चीज़ को ड्रॉ आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया 220 वोल्ट हमें मिल रहा है टर्मिनल पे, ठीक है, रेजिस्टेंस है 1, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम दे रखी है, टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है 220। अब ये कह रहे हैं 20 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, IA की वैल्यू दे रखी 20। तो ये पूछा गया है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालने हैं जब मशीन रन करेगी एक मोटर की तरह एंड एज अ जनरेटर की तरह। तो EG माइनस EB निकालना है अल्टीमेटली हमें, समझ में आ रही बात ये। तो EG की वैल्यू यहाँ से निकाल लो कितनी आ जाएगी, तो EG की वैल्यू VT तुम्हें कितना दे रखा है भैया, VT दे रखा है हमें 220 प्लस IA कितना है 20, RA 1, तो ये हो गया 20, तो यानी कि यहाँ से निकल के आ गई 240। तो EG की वैल्यू तो भाई साहब आ गई आपकी 240। EB निकाल लो, तो EB यहाँ से निकल जाएगा, VS सप्लाई वोल्टेज कितना हो गया 220, सेम यही चीज़, माइनस का IA कितना है 20 दे रखा है, R की वैल्यू 1, तो माइनस 20, यानी कितना आ गया 200, है ना। तो माइनस 200, तो इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 40 वोल्ट, ठीक है। तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गई होगी बात, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। बाई मिस्टेक क्या हुआ कि ये सेम क्वेश्चन ही मुझसे रिपीट हो गया, ठीक है। कह सकते हो कि क्वेश्चन सेलेक्ट करते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, या मुझे लगा कि मैंने नहीं अपलोड करा है, तो ये बाई मिस्टेक हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊं, ये सेम क्वेश्चन अभी आया था, तो इसमें कितना हुआ है, इसमें लगभग अगर आप देखोगे तो इसको लगभग आपका 75% लोगों ने सही करा है, ठीक है, 25% लोगों ने गलत करा, और यहाँ पे देखो मोर देन 75% लोगों ने क्वेश्चन सही करा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, अगर मतलब अगर आप कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं लगा रहे हो, अगर पेपर में गलती से 2 क्वेश्चन सेम आ गए तो कम से कम जिन बच्चों ने यहाँ पे ये क्वेश्चन सही करा वो यहाँ पे क्यों नहीं सही करे, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। मतलब जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर दिया और उन्होंने यहाँ पर सही करा है, पता नहीं किस तरीके से बच्चों ने काम करा है, कि उन्होंने क्या ऐसा दिखा उन्हें। भाई अगर सेम क्वेश्चन आए और सेम लोगों को दोनों जगह सही करना चाहिए था, बट अलग अलग परसेंटेज है, तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मुझे अजीब लगा काफ़ी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाई रिवर्सिंग डैश द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी रिवर्स्ड। अब देखो अगर सिंक्रोनस मोटर तुम्हारी भैया चल रही है तो सिंक्रोनस मोटर मेनली उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कंट्रोल करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंट्रोल करता है फेज सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर आर वाई बी है तो भैया आर के बाद वाई, वाई के बाद बी, तो हमारा चलेगा मोटर क्लॉकवाइज। और अगर आर दोनों को हम चेंज कर दें, आर बी इधर ले आए और वाई यहाँ ले आए, तो चलेगा आर वाई बी, ठीक है। तो ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि सिंपली अगर हम फेज सीक्वेंस को चेंज कर दें तो उससे रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से सिंक्रोनस मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी। तो A1 इज द करेक्ट ऑप्शन। पता नहीं लोगों ने क्या क्या लगा रखा था, देख रहे हो 50% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, चक्कर में नहीं पड़ना है। बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज हो गए इस वाले ऑप्शन में, उन्हें लगा कि जब भी आइदर आया है तो वहां पे कर लो। भाई ऐसा नहीं होता है, रोटर की पोलैरिटी चेंज करके कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही बात ये। भाई रोटर अगर मान के चलते हैं साउथ यहाँ पर है, रोटर तुम्हारा नॉर्थ साउथ है,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। अगर तुम पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे, साउथ या नॉर्थ यहाँ ले आओगे, तो जब ये साउथ पोल घूम के यहाँ आएगा तो यहाँ लॉकिंग हो जाएगी, तभी रोटर घूमने लगेगा। तो पोलैरिटी चेंज करने से लॉकिंग ऊपर की जगह नीचे हो जाएगी, पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तो सेम ही रहेगी ना। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? आई होप समझ में आ रही होगी। अगेन करंट ऑफ द फील्ड वाइंडिंग, भाई फील्ड वाइंडिंग का अगर करंट रिवर्स करोगे तो अल्टीमेटली पोलैरिटी को चेंज कर रहे हो, उससे भी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। केवल फेज सीक्वेंस की सप्लाई रिवर्स करने से ही, आर वाई बी की जगह आर बी वाई करने से ही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स की जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइवा में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? ही ऐसी यही क्वेश्चन इंडक्शन मोटर में भी आता है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि एफिशिएंसी क्या होगी जनरेटर की अगर 30 एम्पेयर और 150 वोल्ट डिलीवर कर रहा है, जबकि मैकेनिकल एनर्जी जो, देखो भाई जनरेटर की अगर हम बात कर लें तो जनरेटर के अंदर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल पावर देते हैं और आउटपुट में मिलती है इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कुछ नहीं बताया गया कि डीसी या एसी, तो हम डीसी मान के चलेंगे सिंपली। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू कितना होगा, करंट इंटू वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई जानकारी नहीं दी कौन सा जनरेटर है, तो 30 इंटू 150। समझ में आ रही बात है? सिंपल बिल्कुल आपको कैलकुलेशन बताई गई है, कोई इसमें बहुत बड़ा इन्होंने तिकड़मबाजी नहीं लगाई है। ठीक है, अब देखो इनपुट की बात कर लें तो मैकेनिकल इनपुट है, अब मैकेनिकल है 500 जूल पर सेकंड। अब जूल पर सेकंड इज ऑल्सो नोन एज वॉट। ठीक है, तो जूल पर सेकंड की जगह हम इसको लिख सकते हैं 5000 वॉट। ठीक, ये बात ध्यान रखनी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा, ये कॉन्सेप्ट जो था वो मेनली यूटिलाइज हुआ है इसमें। तो 5000 वॉट हो गया। तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन में इनपुट, है ना। आउटपुट कितना आ रहा है, 30 इंटू 150, ठीक है, डिवाइड बाई 5000 वॉट। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 15 या 45, तो 450 डिवाइड बाई 5000, इसको सॉल्व कर लोगे तो 90% इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 75% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल इसमें एक यही लॉजिक चेक होना था कि भैया आपको ये जूल पर सेकंड पता है कि नहीं पता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और इसको मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। ठीक है, कि टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉसेस कोर के अंदर इलेक्ट्रिकल मशीनरी में, तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स काय की जनरली किस चीज की बनी होती हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर था सिलिकॉन स्टील। देखो एक बात याद रखो, जब भी हम सिलिकॉन ऐड करेंगे, अभी पिछले पेपर में भी मैंने क्वेश्चन डाला था, ये बात याद रखना, सिलिकॉन के ऊपर ये क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों की मैक्सिमम लोगों की तैयारी है। सिलिकॉन जब भी हम यूज करेंगे उससे दोनों चीजें होंगी, हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होगा और रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ध्यान रखना, जब भी हम सिलिकॉन को ऐड करते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस कम होती है और रेजिस्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है कोर की। अब कोर की अगर रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो एडी करंट कम हो जाते हैं। देखो एडी करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो शीट्स लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन मतलब पतली पतली शीट्स में काट देते हैं, जिससे क्या होता है इतने सी एरिया में ही बस एरिया कम कर दिया। देखो जब हम लेमिनेशन करते हैं, ध्यान से समझो, लेमिनेशन करने से हम लोग क्या करते हैं, कोर का एरिया कम कर देते हैं, एरिया को कम करते हैं। अब एरिया कम करोगे तो कोर का रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो एरिया को कम कर दिया तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो एक तो ये काम करते हैं लेमिनेशन करने से, एरिया कम कर देंगे तो लॉसेस जो एडी करंट बन रहे हैं उनको ज्यादा रेजिस्टेंस फेस होगा तो कम एडी करंट बनेंगे, पहली बात। दूसरा, अब क्या होता है और कैसे रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, तो इंजीनियर ने कहा एक काम करो सिलिकॉन मिला दो। सिलिकॉन बढ़ाने से क्या हुआ, रेजिस्टिविटी बढ़ गई, रेजिस्टिविटी बढ़ाने से रो बढ़ गया, रो बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस वापस से राइज अप कर जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो जो एडी करंट को आई एडी करंट एडी, इसको जो ये कितना होगा, वोल्टेज कितना इंड्यूस हुआ, ई जो भी इंड्यूस हुआ एडी करंट वोल्टेज इंड्यूस जो हुआ, एडी डिवाइड बाई आर, आर कोर। अब आर कोर जो है वो है तुम्हारा ये रो एल डिवाइड बाई ए। तो रो बढ़ा रहे हैं बाई यूजिंग सिलिकॉन, एडिंग सिलिकॉन, एंड एरिया को कम कर रहे हैं बाई लेमिनेशन। तो इससे हम लोग एडी करंट को काफी हद तक कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया लोड जो सिंक्रोनस मोटर जो कि नॉर्मल एक्साइटेशन पे चल रही थी, अगर लोड बढ़ा दोगे तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा। बट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि क्यों बढ़ जाएगा, समझ में आ रही बात है? तो आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय इट इंक्रीजेस बिकॉज। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की तो ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज वीटी, एंड नॉर्मल एक्साइटेशन की बात हो रही है तो ये मैंने अभी लेक्चर्स जस्ट कवर करे हैं, ये हो गया तुम्हारा ईबी। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके नाक पे नाक लेके आएगा, दिस इज व्हाट वी कॉल नॉर्मल एक्साइटेशन। ठीक है, और ये हो गया पर्टिकुलर एंगल एट दी लोड। अब ये कह रहे हैं जब हम लोड को बढ़ाएंगे तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखोगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा वी माइनस ईबी। और ये जो डिफरेंस है मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम इसको देखें ई आर, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो जीरो है, लेकिन फेज वाइज ये है। क्यों फेज वाइज, बिकॉज ऑफ दिस लोड एंगल डेल्टा। तो अगर हम इसको देखें तो वी टी एट द एंगल जीरो माइनस ई बी एट द एंगल डेल्टा। समझ में आ रही बात है? तो इसकी वजह से एक रिजल्टेंट पिक्चर के अंदर रहेगा जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रही है मशीन में। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो लोड बढ़ाने से क्या होगा, लोड बढ़ाने का मतलब हो गया डेल्टा को इंक्रीज कर रहे हो, डेल्टा को इंक्रीज करोगे तो ईबी का सेम मैग्नीट्यूड, बिकॉज एक्साइटेशन के साथ कोई हमने छुआछेड़ नहीं करी है, तो ईबी यहां पर आ जाए खिसक के, है ना, ईबी यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो, अब अगर इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लोगे तो ये यहाँ पर आ गया, समझ में आ रही बात ये, यानी कि अब क्या हुआ है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ई आर की वैल्यू बढ़ गई, समझ में आ रही बात ये। तो अब रिजल्टेंट क्या हुआ, ई आर बढ़ गया, क्यों, क्योंकि जो बैक ईएमएफ है वो डेल्टा जो है वो राइज अप कर गया है, तो डिफरेंस बढ़ गया। तो अल्टीमेटली क्या होता है, नेट रिजल्टेंट वोल्टेज ई आर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज डेल्टा इंक्रीज हो जाता है, समझ में आ रही बात ये। अगर हम लोग एक्साइटेशन चेंज कर रहे होते तो डेल्टा सेम रहता, ईबी की वैल्यू आगे पीछे होती, ईबी की वैल्यू जो है वो आगे पीछे होती अगर हम एक्साइटेशन चेंज कर रहे होते। बट यहाँ पे एक्साइटेशन कोई चेंज की बात नहीं करी है, नॉर्मल एक्साइटेशन रखा है, केवल लोड एंगल को इंक्रीज करा है। तो लोड एंगल इंक्रीज करोगे तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ जाएगा, और डिफरेंस बढ़ने का मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज का, नेट रिजल्टेंट वोल्टेज राइज अप करेगा। तो A1 इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी लोगों ने इसको 50% लोगों ने गलत करा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अपने सिंक्रोनस मशीन सीरीज की लेक्चर्स में पढ़ाया है, जो प्राइम ग्रुप पे अवेलेबल है। नेक्स्ट पूछा गया है कि भैया 3 फेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है पावर हाउस में जब हम इंस्टॉल्ड करते हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन जो हम हाई वोल्टेज की स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले, देखो ट्रांसमिशन लाइन हमेशा हाई वोल्टेज की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है वो होती है लो वोल्टेज की, समझ में आ रही बात है। तो मैंने इसको कई बार शॉर्ट्स में बताया है। वैसे भी जब भी हम लोग हाई वोल्टेज की बात करेंगे तो स्टार को हम लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि स्टार जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है, और वहाँ पर इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट क्योंकि कम होती है स्टार में, ठीक है। तो जो लो हाई वोल्टेज साइड है वहां पर हम क्या यूज करेंगे, स्टार यूज करेंगे, और लो वोल्टेज साइड पे डेल्टा यूज करेंगे, ठीक है। वहीं पर जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे एक्सेप्शन होता है, वहां पे लो वोल्टेज साइड में स्टार यूज करते हैं विद न्यूट्रल। उसके पीछे रीजन होता है बिकॉज हमें सिंगल फेसिंग लोड देनी होती है। भाई तुम्हारी कॉलोनी के अंदर 3 फेज लोड थोड़ी है, सिंगल फेज लोड है, तो सिंगल फेज लोड देने के चक्कर में हम लोग स्टार विद न्यूट्रल यूज कर लेते हैं लो वोल्टेज में। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की तो वहां पर हाई वोल्टेज साइड में स्टार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग करा है, और क्योंकि या तो आप लोग, कोई आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है अगर ऐसा है मतलब कई लोग चीटिंग कर रहे होंगे, क्योंकि नेट पे कई सारी साइट्स पे सी वाले ऑप्शन को करेक्ट बता रखा है। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने नेट का इस्तेमाल करा होगा पेपर को सॉल्व करते समय, ये अगर नहीं करा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, बिकॉज ये टेस्ट आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हो रहा है। इसमें किसी को ना तो मैं नौकरी दे रहा हूँ, ना ही मैं किसी को अवार्ड दे रहा हूँ। तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आप इस टेस्ट को चेक करें, और अपना जो कॉन्सेप्ट सीखे उसको देखें कि आपको कितना आ रहा है। कोई बुक, कोई नोट्स कॉपी और कोई भी आपको साइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ टॉप करके क्या करोगे यार, जस्ट एक नाम ही तो मैं रिवील कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीका टेस्ट को करने का, तो वो ना करें, सेल्फ इंस्पेक्शन करें, कम से कम खुद के प्रति ईमानदार रहें। दुनिया को बेवकूफ़ बना लो, बस खुद के प्रति तुम्हें ईमानदार होना चाहिए कि तुम्हें कितना आ रहा है। तो ये टेस्ट केवल आपके सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए। तो कोई भी, क्योंकि बहुत सारी साइटों ने इसका आंसर दे रखा था, तो मुझे लगता है ऐसा मैं गलत हूँ, मुझे मतलब अच्छा लगे अगर मैं गलत हूँ और आप लोगों ने अपने मन से इसका आंसर लगाया, चीटिंग नहीं की होगी। खैर आगे चलते हैं, आपका डिसीजन है। तो यहाँ पे D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक आइडियल ट्रांसफर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैक्सिमम लोग यहाँ पर आउट हो गए। मैंने देखा यहाँ पे कि 75% लोग लगभग जो है इस केस में आउट हुए हैं, लेस देन 75%, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर जो सप्लाई वोल्टेज और करंट है, इनके बीच का क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो जनरली अगर हम बात करते हैं, पहले प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देख लो। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कोर की अगर बात करें तो ये फ्लक्स होता है, ये ईएमएफ होता है ना। अब देखो क्या होता है, यहीं पर सप्लाई वोल्टेज भी होता है लगभग थोड़ा सा फेज डिफरेंस के साथ। तो जनरली क्या होता है कि जो नो लोड करंट होती है आई नॉट, वो दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। एक होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है, तो उसके लिए हमें IM की ज़रूरत पड़ती है। और एक होती है जो रेजिस्टेंस में जा रही होती है, यानी कोर लॉसेस, कोर लॉस को ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है। तो ये हो गई IC, और इनका जो रिजल्टेंट होता है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आई नॉट। तो अगर नो लोड है तो आई नॉट इक्वल टू I1 हो जाती, सही है। तो प्राइमरी करंट जो होती है, प्राइमरी सप्लाई, ये हो गया प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज VP, ठीक है, और ये हो गया प्राइमरी सप्लाई करंट IP। तो ये क्या होता है, जनरली अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में बात करोगे तो ये कुछ लैगिंग होती है, ठीक है, लैगिंग होती है। तो यानी कि IP जो होता है वो लैग करता है
वीपी के साथ होना भी चाहिए, बिकॉज मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, तो ये आरएल सर्किट की तरह इट विल एक्ट एज अ पैरेलल आरएल सर्किट। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितने हो जाएंगे, जीरो। अब लॉसेस जीरो होंगे तो ये बात समझ लो, ये जो रेजिस्टेंस है ये जीरो नहीं होगा, बहुत ध्यान से, इसको मैंने अपने ट्रांसफार्मर वाले लेक्चर्स में कवर करा है, जाके पढ़ लेना, आंखें खुल जाएंगी, बहुत डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट कवर करा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, ठीक है। तो जितनी भी करंट आ रही है आई नॉट, ये सब की सब करंट यूज होगी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट में। तो यानी कि अगर हम किसी आइडियल ट्रांसफार्मर का कोर कंपोनेंट बनाए, तो ये हो गया वीपी, ये हो गया फाई, और इसको बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी आई एम की, एंड दिस वन इज इक्वल टू द आई नॉट, और नो लोड के केस में दिस वन इज इक्वल टू द आई पी। यानी कि एक ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर जितनी भी नो लोड करंट ले रहा है, आई नॉट जिसको हम प्राइमरी करंट कह रहे हैं बिकॉज ओपन सर्किट है, वो सब की सब यूज हो रही है कोर को, फ्लक्स को बनाने में, कोई भी लॉसेस में नहीं जा रही, यानी कि लॉसेस इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि कोई करंट लॉसेस में नहीं जा रही है, तो आईसी जो कंपोनेंट था वो जीरो हो गया, तो सारी की सारी करंट क्या हो गई, आपकी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कन्वर्ट हो गई। समझ में आ रहा है। तो अब आईपी को अगर देखोगे तो वीपी से कितना है, 90 डिग्री तो लैग करेगा। समझ में आ रही बात है, तो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज ईच अदर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है। ये वाला जो केस है 0 से लेके 90 के बीच में, ये होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, क्योंकि प्रैक्टिकल के केस में क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट आईसी यूज हो रहा होता है, मतलब कुछ लॉसेस हो रहे होते हैं। तो लॉसेस का मतलब हो गया आर, और मैग्नेटाइजिंग का मतलब हो गया सी एल, ठीक है। तो आर एल कंपोनेंट के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में लेस देन 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, आपको पता होगा। सो यहाँ पर C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गलत करा था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि एक ट्रांसफार्मर है, रेटेड दे रखा है आपको, और ये लिखा हुआ है इसका इंपेडेंस पर यूनिट में दे रखा है 5.1%, ठीक है, परसेंट में दे रखा है पर यूनिट में। तो हमें बताना है यहाँ पर परसेंट में दे रखा है, पर यूनिट कितना हो जाएगा, 0.051 पर यूनिट, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि भैया ये बता दीजिए आप कि ये जो इम्पिडेंस है ये प्राइमरी साइड में कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें, अच्छा आंसर देखो ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हें ओम में, तो सबसे पहले हमें पर यूनिट से ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा Z पर यूनिट कितना होता है, इक्वल टू Z एक्चुअल वैल्यू जो भी होगी डिवाइड बाई Z बेस। अब Z बेस निकाल लेते हैं प्राइमरी साइड का, तो प्राइमरी साइड का Z बेस की वैल्यू कितनी होगी, तो V स्क्वायर, ठीक है, V प्राइमरी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई KVA, ठीक है, टोटल जो हमारा KVA दे रखा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं VP कितना दे रखा है तुम्हें प्राइमरी साइड का 4160, इसका होल स्क्वायर कर लो डिवाइड बाई बेस KVA हम लोग लेते हैं 250 दे रखा है, 250 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 69.224, ये आ गई तुम्हारी बेस वैल्यू ओम्स, ठीक है, ये आगे आपका बेस वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू की बात हो रही है, तो एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, तो Z एक्चुअल इज इक्वल टू द Z पर यूनिट इनटू Z बेस, है ना, यही तो होगी। सिंपली हमने इसको इधर भेज दिया। Z पर यूनिट कितना है 0.051, यही तो है, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है, तो पर यूनिट में कितना होगा डिवाइड बाई 100 इंटू बेस कितना निकल के आया 69.224। इसको पर्टिकुलर को सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 3.52 ओम। C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये तुमसे कहता सेकेंडरी साइड का बता दो तो हम लोग 480 पे करते काम, ठीक है, 480 के टर्म्स में निकाल देते से, कोई दिक्कत नहीं होनी थी। सही है, आई होप क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गलत लगाया है, कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ सकता है। एई देखो, जेई लेवल के लिए थोड़ा सा हाई वर्जन है, लेकिन एई में आराम से आपको ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन जेई में भी देखो आया हुआ है। समझ में आ रही बात है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो मैग्नेटाइजिंग इंपेडेंस को निकालने में काम आता है। मैग्नेटाइजिंग इंपेडेंस क्या होता है ट्रांसफार्मर में, तो अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो लीकेज फ्लक्स होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L1 से, XL1, ठीक है, और प्राइमरी साइड में, और जो प्राइमरी साइड में कॉपर वायर का रेजिस्टेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R1 से। कोर के अंदर जो लॉस हो रहे होते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं RC से, और जो मैग्नेटाइजिंग इंपेडेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं XM से, है ना। ये हो गया प्राइमरी साइड का। एंड देन इधर क्या होता है सेकेंडरी साइड में, ये हो गया तुम्हारा R2 कॉपर वाइंडिंग का, एंड दिस वन इज योर XL2, ठीक है, लीकेज ऑन द सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पे बात हो रही मैग्नेटाइजिंग इंपेडेंस की। मैग्नेटाइजिंग इंपेडेंस मतलब XM। नाउ आपको पता होगा कोर कंपोनेंट की जानकारी, जो कंपोनेंट्स होते हैं इनकी जानकारी मिलती है ओपन सर्किट टेस्ट से।
और ये जो सीरीज कंपोनेंट है इसको हम लोग शंट कंपोनेंट भी कहते हैं। तो शंट कंपोनेंट्स की जानकारी जो है वो मिलती है ओपन सर्किट टेस्ट से। एंड सीरीज कंपोनेंट जो है यानी कि XL1 R1 R2 XL2 इन सब की जानकारी मिलती है। दीज आर व्हाट वी कॉल्ड सीरीज कंपोनेंट। ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछ लेगा सीरीज कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मर के या सीरीज एलिमेंट जो होंगे उनके मैग्नीट्यूड की जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो उनके मैग्नीट्यूड की जानकारी मिलेगी शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। तो इससे मिलेगी सीरीज कंपोनेंट और ओपन सर्किट टेस्ट से शंट कंपोनेंट। तो मैग्नेटाइजिंग इंपेडेंस किस में आता है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है मैग्नेटाइजिंग इंपेडेंस Z की। तो Z किस में आता है, Z आपका आता है कोर में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात ये। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया कि भैया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मैकेनिकल, मतलब इनमें से कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन से मुक्त होती है। तो यहाँ पर 50% से ज़्यादा लोगों ने सही आंसर बताया। करेक्ट आंसर है डी, हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर के ऊपर आई थिंक मैंने स्पेशल पर्पस मशीन में एक सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है, जाके देखना। बहुत ही स्मूथ मोटर होती है, इसके अंदर कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन या टीथ वीथ का इस्तेमाल नहीं होता है रोटर के ऊपर। बिल्कुल स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर होता है, कोई नॉइस नहीं होती, ना तो नॉइस इसमें होती है, बिल्कुल साइलेंट ऑपरेशन, ना ही मैकेनिकल वाइब्रेशंस होते हैं और ना ही आपके इसमें मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही स्मूथ। वॉचेस में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और भी कई जगहों पे इसका इस्तेमाल करा जाता है जहां पर हमें स्मूथ ऑपरेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। कई बार पूछा गया, याद रखना इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भैया जो एक आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ बैटरी, जो किसी कोई बैटरी हमने ली हुई थी, है ना, बैटरी को हम लोग DC से बना देते हैं, VDC। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है VDC का, अच्छा एक बात याद रखना, बैटरी जो होती है प्रैक्टिकल बैटरी की अगर बात करोगे तो इट विल रिप्रेजेंटिंग अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस। तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका जो वोल्टेज है वो कितना हो जाता है, 80 वोल्ट हो जाता है 100 वोल्ट से गिर के 100 वोल्ट से। 100 वोल्ट कब, जब जीरो लोड करंट, यानी कि जब I की वैल्यू जीरो थी तो वोल्टेज कितना दे रही थी हमारी 100, और अब कितना दे रही है 80 वोल्ट जब 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि जब करंट हमने 2 एम्पियर करा तो अब वोल्टेज कितना दे रही है, 80 वोल्ट दे रही है। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। दोबारा से देखो इसको, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। हमारी कोई बैटरी है, ठीक है, बैटरी ये 100 वोल्ट दे रही है जब करंट जीरो है, और सेम बैटरी 80 वोल्ट दे रही है जब करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है। तो देखो बैटरी क्या है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होती है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो यानी कि मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में R इंटरनल, ठीक है, ये हो गया VDC, और ये मिल रहा है हमें टर्मिनल। तो यहाँ पर पहला वाला केस क्या है कि हमें यहाँ 100 वोल्ट मिल रहा है अगर करंट जीरो है, मतलब ओपन सर्किट है, और यहीं पे हमें कितना मिल रहा है VDC R इंटरनल। हमें नहीं पता VDC R इंटरनल कितना, हमें मिल रहा है 80 वोल्ट। ठीक है, जब हमने क्या करा है, 2 एम्पियर का करंट सेट करा है। अब 2 एम्पियर करंट के लिए यहाँ पे कुछ हमने लोड लगाया होगा, हमें नहीं पता लोड कितना है, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो अगर ये 100 एम्पियर 100 वोल्ट मिल रहा है विदाउट एनी ड्रॉप, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो VDC जो है VDC इक्वल टू V टर्मिनल इक्वल टू 100 वोल्ट। समझ में आ रही बात है, क्योंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था, पूरा का पूरा वोल्ट बैटरी का हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो यहाँ पर VDC की वैल्यू हो गई 100 वोल्ट, तो यानी कि VDC कितना हो गया 100। अब यहाँ पे हमें 80 वोल्ट मिल रहा है, तो VDC माइनस जो टर्मिनल पे मिल रहा है VT डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इंटरनल वाला, दिस शुड बी इक्वल टू द जो करंट फ्लो कर रहा है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। सही है, सब कुछ सही है ना। सिंपली यहाँ पर हमने क्या करा, KVL लगा दिया, तो ये हो गया तुम्हारा। अब VDC माइनस V टर्मिनल, VDC कितना है भैया 100, V टर्मिनल कितना है 80, है ना, डिवाइड बाई R इंटरनल कितना है। अब R इंटरनल की वैल्यू देख लो, R इंटरनल कैसे निकालेंगे भैया, R इंटरनल देखो अभी हमें कोई जानकारी नहीं R इंटरनल की, तो यही तो फाइंड आउट करना है। R इंटरनल को इधर भेज दो और 2 एम्पियर को नीचे ले आओ, तो यहाँ पे आ गया 2 और दिस शुड बी इक्वल टू द R इंटरनल। समझ में आ रही बात ये। तो ये कितना निकल के आया, ये आ गया 20 डिवाइड बाई 2, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया 10 ओम। तो ये जो R इंटरनल देख रहे हो इसका आंसर हो गया 10 ओम। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया हो, काफी लोगों ने इसको सही करा था। ठीक है, आपने कोई और अप्रोच लगाई होगी, तो मैं इस तरीके से बताया कि सबको समझ में आ गया हो। आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि बढ़िया क्वेश्चन था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैंने ले ली यार, क्योंकि कई लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है, कि भैया सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ले लो। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक इस बार पेपर में मैंने थोड़ा सा उसका फ्लेवर दिया है। तो भैया यहाँ पूछा गया है कि एक चॉपर है जो ऑपरेट कर रहा है 10 किलो हर्ट्ज पे, ठीक है, TCR TRC मोड में। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको
सिंपल करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा ये, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टर्न ऑफ टाइम दे रखा है तुम्हें 12 माइक्रो सेकेंड का, तो टी ऑफ दे रखा है 12 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। ड्यूटी रेशियो निकालना है, तो ड्यूटी रेशियो कितना होता है भैया, ड्यूटी रेशियो होता है टी ऑन डिवाइड बाई टी, टोटल टाइम पीरियड, ठीक है, टी टोटल। इसको और खोल लो तो टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑफ प्लस टी ऑन, है ना। अब टी ऑफ की वैल्यू दे रखी 12 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब टी ऑन की वैल्यू और निकाल लो, तो यहाँ पे टी टोटल दे रखा है, ठीक है। टी टोटल कितना दे रखा है तुम्हें, 10 किलो हर्ट्स, तो भैया टी टोटल निकाल लो, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये तो फ्रिक्वेंसी है ना, टी टोटल कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 किलो हर्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 100 माइक्रो सेकेंड। समझ में आ रही बात ये। तो यानी कि जो तुम्हारा चॉपर है उसका टोटल टाइम पीरियड है, यानी कि पूरी साइकिल जो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी साइकिल है, पूरा जो टाइम पीरियड है वो 100 माइक्रो सेकेंड का, जिसमें जो तुम्हारा SCR है वो 12 माइक्रो सेकेंड ऑफ रहता है और बाकी टाइम SCR ऑन रहता है तुम्हारा यहाँ पर। समझ में आ रही बात ये। तो 12 माइक्रो सेकेंड अगर ऑन है तो ये कितना हो गया, 88 माइक्रो सेकेंड ऑन टाइम हो गया, ये हो गया ऑन टाइम टी ऑन, ठीक है। ये हो गया टोटल टी, ये हो गया टी ऑफ। अब क्या पूछा गया, ड्यूटी रेशियो टी ऑन डिवाइड बाई टी टोटल, तो टी ऑन कितना आ गया 88, 88 डिवाइड बाई टी टोटल कितना है 100, सिंपल इनटू 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 88%, करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक से डरना नहीं है, पावर इलेक्ट्रॉनिक छोड़ के नहीं जाना है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ड्यूटी रेशियो पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, काफी हद तक 70% लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये भी एक ड्यूटी साइकिल पे आया हुआ है। तो बक रेगुलेटर है और उसका इनपुट वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है, और रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो याद रखो जो आउटपुट होता है वो इक्वल टू कितना होता है, अल्फा इंटू वी इनपुट, ठीक है। अल्फा इज द ड्यूटी रेशियो, ड्यूटी साइकिल, ठीक है। समझ में आ रही बात ये। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, आउटपुट अपॉन में इनपुट, वी इनपुट, सिंपल सही। आउटपुट कितना है भैया 5, इनपुट कितना है 12, तो 5/12 यार, सिंपल क्वेश्चन था। मैक्सिमम लोगों ने इसको सही करा है, ठीक है, बढ़िया। समझ में आ रही बात है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे, तो आई होप आपको लेक्चर्स में मजा आया होगा। इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दी हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज भी शुरू करेंगे, बट अभी SGP की चल रही है। एक्चुअली क्या हुआ है कि SGP की जो सिंक्रोनस मशीन की स्विचगियर प्रोटेक्शन की यूथ पब्लिकेशन की जो सीरीज चल रही है, थोड़ा सा ब्रेक लग गया है, बिकॉज स्विचगियर प्रोटेक्शन के लेक्चर्स पे काम चल रहा है। तो हम लोग बीच बीच में रिलीज करते रहेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग बताना अगर आपको और फ्रिक्वेंट चाहिए तो इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन करंटली काम चल रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खैर, नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा आपका, जैसे कि हर संडे होता है। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं इस तरीके का, तो हमारे सुपर प्राइम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इस लेक्चर ये जो एनालिसिस वाली प्रॉपर PDF नोट्स हैं ये भी हम आपको दे देंगे। तो जितने भी लेक्चर्स हैं, यूथ पब्लिकेशन की सीरीज़ है और ये जो मॉक टेस्ट हैं, सबकी PDF वहाँ मिल जाएगी आपको, जिससे कि आप आगे चल के रिवाइज कर सकते हो जब भी आपको पेपर का टाइम होगा। साथ ही साथ वीकली मॉक टेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। ये वीकली मॉक टेस्ट मैं अगेन बता रहा हूँ, बहुत आपके लिए ज़रूरी है। इससे आपकी एक एनालिसिस हो जाती है कि तुम्हारी तैयारी किस लेवल की चल रही है, ठीक है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बता देना, और लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू।